रीबर्थ ऑफ श्राप, एपिसोड 7। अर्जुन, समीर, पीयूष और अन्य ट्रेन में बैठे हुए थे। पीयूष खिड़की के पास बैठा हुआ था और उसके बगल में समीर बैठा हुआ था। वहीं उसके सामने दूसरी खिड़की पर अन्य और उसके बगल में अर्जुन बैठा हुआ था। तुझे क्या लगता था कि हम लोग नहीं आएंगे? रुद्र दोस्त नहीं भाई है हमारा, और यदि हम ही उसके बुरे वक्त में उसके साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? पीयूष ने अर्जुन से कहा। सॉरी यार, वो उस वक्त तुम लोग बात ही ऐसी कर रहे थे कि मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से गुस्से में मैंने जो मन में आया वो बोल दिया। तुम लोगों को तो पता ही है ना, गुस्से में इंसान से हर वक्त गलत फैसले ही होते हैं। अर्जुन ने कहा। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं भाई, हम लोग समझ सकते हैं। आखिर तू रुद्र का जिगरी यार जो है, तेरा गुस्सा होना लाजमी था। समीर ने कहा। वैसे ये बता, तूने रुद्र को बताया या नहीं कि हम लोग उसके गांव आ रहे हैं? अन्या ने कहा। वो मैंने उसे कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया, घर के नंबर पर भी किया पर लगा नहीं। शायद सब लोग एनटीजी के क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे हो। हाँ हो सकता है, समीर ने कहा। यार पता नहीं रुद्र की क्या हालत हो रही होगी, बहुत अकेला पड़ गया होगा बेचारा, अन्या ने कहा। हाँ यार, याद है कॉलेज के दिनों में बात बात पर हर किस्से में आंटी जी को ले आता था, आंटी जी से बहुत प्यार करता था बेचारा, पर अब तो आंटी जी ही नहीं रही, पता नहीं क्या हालत बना ली होगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, जब वक्त से पहले माँ गुजर जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे आपके सिर पर की छत किसी ने छीन ली हो, जिस छत के नीचे हर वक्त आप डर के मारे छुप जाया करते थे। समीर ने अपनी स्वर्गीय माँ को याद करते हुए कहा। अर्जुन, समीर, पीयूष और अन्य बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग बोगी की खिड़की लगाने लग जाते हैं। पीयूष के समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया कि सभी लोग एक साथ अपने अपने पास की खिड़की बंद कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है, सभी लोग अपनी अपनी सीट के पास की खिड़की क्यों बंद कर रहे हैं? पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, समीर ने कहा। यार तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा कि ऐसे कैसे सब लोग एक साथ खिड़की लगा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी जल्दी? अन्या ने कहा। अजीब तो लग रहा है यार, मैं तो हैरान हूं ये सब देखकर, समीर ने कहा। टिकट टिकट, टिसी ने कहा। टिसी अपने हाथ में एक लिस्ट और पेन पकड़े हुआ था, जिसने काला कोट और सफेद कार्ट पेंट पहना हुआ था। टिसी की उम्र करीब 45 साल होगी। अर्जुन अपने पर्स में से टिकट निकालता है और टिसी को दिखाता है। पीयूष के मन में बार बार ये बात आ रही थी कि सब लोग खिड़की क्यों बंद कर रहे हैं। उसने सोचा शायद टिसी को कुछ पता हो, इसलिए वो उससे पूछता है। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि सभी लोग खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हैं? आप लोगों को नहीं पता क्या? टिसी ने हैरानी के साथ कहा। नहीं नहीं पता, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, समीर ने कहा। टनल आ रही है ना, इसलिए सब लोग खिड़की बंद कर रहे हैं। टनल आ रही है तो सब खिड़की क्यों बंद कर रहे हैं? खिड़की बंद करने से टनल का क्या लेना देना? अन्या ने कहा। लेना देना है तभी तो खिड़की बंद कर रहे हैं, अगर खिड़की नहीं लगाएंगे तो वो अंदर आ जाएंगे। टिसी ने वो अंदर आ जाएंगे धीरे से कहा। जितने धीरे से टिसी ने वो अंदर आ जाएंगे कहा था, उतनी ही जोर से पीयूष कहता है, कौन अंदर आ जाएंगे? लगता है तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है? पीयूष ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। हमारे भारत में जब अंग्रेजों का राज था, उस समय लॉर्ड विलियमसन ने टनल नंबर 10 बनवाने का आदेश जारी किया था। टनल नंबर 10 का काम शुरू हो गया था और टनल नंबर 10 का एक भाग पूरा बन गया था, बस थोड़ा सा ही काम बाकी था, पर अचानक से एक हादसा हुआ। टनल नंबर 10 का ऊपर का हिस्सा अपने आप गिर गया, जिस कारण टनल बनाने वाले मजदूर, उनके बीवी बच्चे, इंजीनियर उसके नीचे आ गए और उन सबकी जान चली गई। कुछ महीनों बाद टनल नंबर 10 तो बन गई, पर अकाल मृत्यु और अधूरी इच्छाओं के साथ मरने के कारण उन मजदूरों की आत्माएं उस टनल में फंसी रह गई और उनकी आत्मा टनल नंबर 10 के अंदर भटकने लग गई। आज भी उनकी आत्मा टनल नंबर 10 में भटक रही है। यही कारण है कि सभी लोग टनल नंबर 10 के आने से पहले खिड़की लगा रहे हैं। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो आत्माएं अंदर आ जाएगी और उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ये आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी यदि आत्माएं अंदर आ गई और किसी के शरीर में प्रवेश कर गई तो कैसे पता चलेगा? समीर ने कहा। यदि वो आत्माएं अंदर आ गई और किसी के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई तो जिस स्टेशन पर वो उतरने वाले थे, उस स्टेशन पर ही जब ट्रेन रुकेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। और ये कोई अफवाह नहीं है, ऐसा सच में हुआ है कई लोगों के साथ। अपनी आंखों के सामने मैंने लोगों को मरते देखा है।
अगर तब भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो 10-5 मिनट बाद ही टनल नंबर 10 आने वाली है, तुम खुद ही देख लेना। इतना कहकर वो टिसी वहां से चले जाता है। टिसी के जाते ही पीयूष अपने बगल और सामने की खिड़कियां बंद करने लगता है। ये क्या कर रहा है मोटे, समीर ने कहा। देख नहीं रहा खिड़की बंद कर रहा हूं, एक तो पहले ही मेघ की चुड़ैल कम है क्या जो यहां से भी अपने साथ आत्मा को ले जाओ। तू ना मोटे बहुत डरता है, सुन लगाना ही है तो कांच वाला नीचे करना, देखो तो जरा कैसी आत्माएं भटकती है टनल में, समीर ने कहा। यार तुम्हें क्या लगता है वो टिसी अंकल सच बोल कर गए हैं या बस ऐसे ही मनगढ़ंत कोई सी कहानी बना दी हमें डराने के लिए ताकि हम भी खिड़की लगा ले। अन्नया ने कहा। जो कहानी अंकल ने सुनाई वो मनगढ़ंत है या सच ये तो नहीं पता, पर क्या तुम लोगों को पता है अपने इंडिया में ऐसे कई टनल है जहां पर सच में आत्माएं भटकती है। अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है, पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार मैंने पढ़ा है, कालका से शिमला जाने वाले रेल रूट पर एक टनल पड़ती है जिसका नाम है डॉट 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 डॉट। क्या नाम है? हाँ याद आया, टनल नंबर 33 जिसे बरोक टनल भी कहते हैं वहां कप्तान बरोक की आत्मा भटकती है। सिर्फ टनल ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी आत्माएं भटकती है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बेगुनकोदो रेलवे स्टेशन पड़ता है, सुना है वहां पर सफेद साड़ी में एक औरत की आत्मा भटकती है। ऐसे कई रेलवे स्टेशन है जहां पर आत्माएं भटकती है। यही कारण है कि कभी कभी लोग अपने आप रेलवे ट्रैक की तरफ खींचे चले जाते हैं और गिर जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। असल में आत्माएं उन्हें ट्रैक की तरफ धक्का दे देती है। यार बात तो इसकी सही है, मैंने भी ये महसूस किया है। तुमने वो बैरजिया का स्टेशन देखा है? वहां पर रात में किसी के कदमों के चलने की आहट सुनाई देती है पर दिखाई कोई नहीं देता है, और सिर्फ मैंने ही नहीं ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने किसी के चलने की कदमों की आहट को सुना है, पीयूष ने कहा। सिर्फ अपने इंडिया में ही नहीं बल्कि चीन के काबाओ स्टेशन और इंग्लैंड का रायडान स्टेशन पर भी आत्माओं की उपस्थिति महसूस की गई है। कई लोगों ने कई आवाजें सुनी है वहां पर और अदृश्य तरीके से मौत भी हुई है कई लोगों की। यार ये सब छोड़ो अभी और वो देखो टनल नंबर 10 आने वाली है, पता नहीं अब क्या होगा, अन्नया ने कहा। अर्जुन और टिसी की बात सुनकर पीयूष और डर गया था और उसका गला सूखने लग गया था। अर्जुन, पीयूष, समीर और अन्नया चारों शांत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या होने वाला है। क्या सच में टनल नंबर 10 के अंदर किसी की आवाजें सुनाई देने वाली है? चारों ही पसीने से भीग गए थे और एक दूसरे को देखने लग गए थे। कुछ ही देर में टनल नंबर 10 आने वाली है। अर्जुन, पीयूष और समीर एक दूसरे के चेहरों को लगातार देखे जा रहे थे। अचानक से ट्रेन के अंदर की लाइट बंद चालू होने लगती है। ये लाइट बंद चालू क्यों हो रही है? पीयूष ने कहा। लगता है टनल नंबर 10 आने वाली है, यह उसी का संकेत है, अर्जुन ने कहा। ट्रेन टनल नंबर 10 के अंदर घुस जाती है। जैसे ही ट्रेन टनल नंबर 10 के अंदर घुसती है ट्रेन के अंदर अंधेरा छाने लगता है। लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी। यार किसी की भी तो आवाज सुनाई नहीं दे रही, लगता है वह टिसी हमें बेफालतू का डरा रहा था, समीर ने कहा। हाँ यार मुझे भी किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, लगता है उस टिसी ने मनगढ़ंत ही कोई कहानी सुनाई थी, अन्नया ने कहा। यार मुझे नहीं लगता अभी टनल खत्म नहीं हुई है, कुछ भी हो सकता है, हमें सतर्क रहना चाहिए, अर्जुन ने कहा। पीयूष कुछ नहीं बोल रहा था, वह चुपचाप बैठा हुआ था, उसे लग रहा था कुछ ना कुछ तो अपशगुन जरूर होने वाला है। यार तू भी ना, कहते हुए अन्नया खिड़की के पास चले जाती है। वह खिड़की का कांच ऊपर उठाने लगती है, तभी अचानक से उसे जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, बचाओ डॉट 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 डॉट। बचाओ बचाओ। पहले तो सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है पर फिर वह आवाजें दुगनी, दुगनी से तिगुनी और तिगुनी से चौगुनी वह आवाजें लगातार बढ़ते जा रही थी। सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई बच्चे की रोने की थी तो कोई आदमी की तो कोई औरत की। वह आवाजें कानों में चुभने लगी थी जैसे वह आवाजें कान का छेद फाड़कर शरीर के अंदर घुसना चाहती हो। अर्जुन, समीर, पीयूष और अन्नया चारों अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते हैं। किसी से भी वह आवाजों की गूंज सहकर नहीं हो रही थी। यार वो देखा खिड़की के कांच के ऊपर, पीयूष ने डरते हुए कहा। सभी लोग खिड़की के कांच की तरफ देखने लग जाते हैं। अचानक से खिड़की का कांच चटकने लग गया था। किसी के कौंच ठोकने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक हाथ का साया था जो कांच के ऊपर दिख रहा था। यार क्या तुम लोगों को भी वह हाथ दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? अन्नया ने डरते हुए कहा।
हाँ यार दिख रहा है, पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। खिड़की का कांच धीरे धीरे चटकना शुरू हो गया था। लोगों की चिल्लाने की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थी। वह आवाजें लगातार बढ़ते जा रही थी। अर्जुन जल्दी से खिड़की के पास जाता है और कांच के ऊपर ही लोहे वाला पड़ला नीचे खींच देता है। अब किसी का हाथ दिखाई नहीं दे रहा था और आवाजें भी धीरे धीरे कम हो गई थी। ट्रेन टनल नंबर 10 को पार कर चुकी थी और लाइट पहले की तरह नॉर्मल जलने लग गई थी। थैंक गॉड बाल बाल बचे। यार जब रुद्र के गांव जाते से ही हादसे होना शुरू हो गए तो तब क्या होगा जब हम लोग उसके गांव पहुंचेंगे, अनया ने कहा। माखन लाल और अजय पुलिस स्टेशन में थे। माखन लाल कुर्सी पर बैठा हुआ था और अजय टेबल के पास खड़े होकर माखन लाल से बात कर रहा था। माखन लाल कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर खूनी चाहता क्या है? वो लोगों की नाभि गायब करके क्या करेगा? नाभियों का तो बिजनेस भी नहीं होता है जो वह उन्हें रमाकट में बेचे, अजय ने कहा। माखन लाल अजय की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। माखन लाल कल रात उसके साथ में एक गांव में हुए हादसे के बारे में सोच रहा था। माखन लाल का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखों में अभी भी खौफ नजर आ रहा था। वह कल रात के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाया था। माखन लाल खूनी बड़ा ही चालाक है, कभी अपने पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ता है। मेरे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि रुद्र की मम्मी की मौत रात के 3:30 बजे हुई। आखिर रुद्र की मम्मी रात के 3:30 बजे में एक गांव में क्या कर रही थी? क्या वह किसी से मिलने गई थी या कुछ और? यह एक हैरान करने वाली बात है। माखन लाल फिर अजय की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। जब अजय देखता है कि माखन लाल किसी सोच में खोया हुआ है तो वह उसे अपने हाथों से हिलाकर कहता है, माखन लाल ओ माखन लाल, बैठे बैठे सो गए क्या? माखन लाल झटपटा कर उठता है और कहता है, नहीं नहीं साहब, सो नहीं रहा था, बस वो खौफनाक हादसे के बारे में सोच रहा था। कैसा खौफनाक हादसा? साहब आपको मैंने बताया था ना कि रुद्र की जिप्सी खराब हो गई थी मेघ गांव में, तो बस मैं कल शाम वहीं ठीक करवाने के लिए मेघ गांव में मैकेनिक का इंतजार कर रहा था। मैकेनिक तो आया नहीं पर उसका रूप लेकर वो चुड़ैल आई थी वहां। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम माखन लाल? बकवास नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ। उस मैकेनिक का मुझे मैसेज आया था कि वह कल नहीं आ पाएगा, जबकि वो मैकेनिक तो खुद 1 घंटे से मेरे साथ बातें कर रहा था। वो मैकेनिक नहीं था बल्कि मेघ की चुड़ैल थी जो उसका रूप लेकर आई थी। आपने कभी सोचा है जितने भी खून हुए हैं वह बलमाटोले गांव के ही लोगों के क्यों हुए हैं? नहीं, क्यों हुए हैं साहब? क्योंकि अभी सिर्फ मेघ का पहला दरवाजा खुला है। आपको पता है उसने मुझे ये भी बताया कि जिस दिन मेघ का दूसरा दरवाजा खुल जाएगा उस दिन वह दास गांव के लोगों को भी मारना शुरू कर देगी। दास गांव से याद आया साहब, आपको पता है 19 साल पहले जिस औरत को जलाया गया था उस हादसे का साक्षी महेंद्र सिंह अभी भी जिंदा है। यह उन्हीं तीनों सरपंचों में से एक सरपंच है जिसने उस रात उस औरत को जलाया था। क्या कहा? दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह जिंदा है? हाँ साहब, पता नहीं इतनी बड़ी बात हमारे दिमाग से कैसे निकल गई। हम उससे ही सीधे क्यों नहीं पूछते कि आखिर 19 साल पहले उसने और उसके साथियों ने उस औरत को क्यों जलाया था? आखिर क्या कसूर था उस औरत का? नहीं माखन लाल, हम बिना किसी सबूत के उससे कुछ नहीं पूछ सकते और तुम्हें तो पता ही है। उस दिन जब हम लोग मेघ गांव की पुलिस चौकी गए थे तो वहां पर हमें कोई केस दर्ज नहीं मिला था जिसमें 19 साल पहले किसी औरत को जलाया गया हो। और हाँ, गौरी की फाइल जरूर मिली थी जिसमें किसी ने उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ये गुत्थी अभी भी गुत्थी ही बनी हुई है। कानून सबूत मांगता है और सरकारी कागजातों में कोई जिक्र ही नहीं है कि किसी औरत को 19 साल पहले जलाया गया था। अगर हम सरपंच से पूछताछ करने चले भी गए तो तुम्हें क्या लगता है कि वह साफ साफ बता देगा कि उस औरत को क्यों जलाया गया था? मुजरिम कभी भी अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल नहीं करता है बल्कि करवाना पड़ता है, और गांव में कोई भी कभी सरपंच के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा क्योंकि पैसा और डर सच को दबा देता है। हमें कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा जिससे सरपंच खुद बता दे कि आखिर 19 साल पहले उस औरत को क्यों जलाया गया था। जी साहब, पता करो कि आजकल दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह की जिंदगी कैसी चल रही है, आखिर कौन कौन है उसके परिवार में। जी साहब, वैसे ये बताओ तुमने रुद्र को उसका मोबाइल वापस कर दिया था ना जो हमें उसकी मां की लाश के पास से मिला था? माखन लाल अपनी पेंट की जेब चेक करने लगता है और देखता है कि उसकी जेब में सिर्फ उसका ही मोबाइल रखा हुआ था। अरे मोबाइल कहाँ गया? कहीं मेघ गांव में तो नहीं गिर गया? मखनलाल ने धीरे कहा। ये क्या बोल रहे हो माखन लाल? मोबाइल मेघ गांव में गिरा दिया? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? वो किसी की अमानत थी।
अब जल्दी चलो मेघ गांव मोबाइल ढूंढने, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि पुलिस खुद इतनी लापरवाह है कि लोगों के सामान गुमा देती है, हमारे सामान की कैसे हिफाजत करेगी। क्या कहा साहब, मेघ गांव चलना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, एक तो गलती करते हो, ऊपर से उसे ठीक भी नहीं करते हो, अब मोबाइल ढूंढकर वापस तो करना ही पड़ेगा ना। माखन लाल और अजय मेघ गांव जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। यार कितने बज गए, अनया ने कहा। यार 8 बजने वाले हैं, समीर ने जवाब दिया। यार और कितना टाइम लगेगा गोंदिया आने में, पीयूष ने कहा। यार तुम सर तो आ गया है, 1-2 घंटा और लगेगा बस, और ट्रेन लेट नहीं होनी चाहिए, पहले ही 3 घंटे लेट हो चुकी है, अर्जुन ने कहा। हाँ यार बैठे बैठे तो मेरी कमर दुखने लगी है, पीयूष ने कहा। सही कह रहा है मोटे, मेरे भी पैर दुख रहे हैं, समीर ने कहा। गाइस हम लोग स्टेशन तो पहुंच जाएंगे, पर रुद्र के घर तक कैसे जाएंगे, पता है ना 80 किलोमीटर दूर है उसका घर स्टेशन से, अनया ने कहा। हाँ यार, और याद है उसने एक बार बताया था कि रात के समय ऑटो या टैक्सी से सफर करना खतरे से खाली नहीं है, एक बार लूटपाट के चक्कर में किसी का मर्डर हो गया था, समीर ने कहा। ऐसा करता हूं, मैं रुद्र को फिर एक बार फोन करने की कोशिश करता हूं, शायद अब लग जाए, अर्जुन ने कहा। हाँ ठीक है, पीयूष ने कहा। अर्जुन अपना मोबाइल निकालता है और रुद्र को फोन करने लग जाता है। हेलो, हाँ हेलो रुद्र। ट्रेन के अंदर नेटवर्क नहीं मिलने के कारण अर्जुन को रुद्र की आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए अर्जुन अपनी जगह से उठता है और ट्रेन की बोगी के दरवाजे के पास जाकर रुद्र से बात करने लग जाता है। हाँ रुद्र, हम लोग आ रहे हैं, तू राम काका को लेने के लिए भेज देना हम लोगों को, हम स्टेशन पर इंतजार करेंगे। हाँ ठीक, इतने में ही अर्जुन का फोन कट जाता है। अर्जुन वापस से अपनी सीट के पास चले जाता है। क्या बोला रुद्र ने, हो गई उससे बात, अनया ने कहा। हाँ हो गई, हाँ हाँ बोल रहा था और कुछ बोला नहीं, आवाज भी भारी भारी लग रही थी, शायद सदमे में हो अभी भी, अर्जुन ने कहा। अजय और माखन लाल जिप्सी में बैठे हुए थे और मेघ गांव पहुंचने वाले थे। साहब आप हर वक्त जब अंधेरा होने वाला रहता है तभी मुझे मेघ गांव क्यों ले जाते हैं, माखन लाल ने कहा। इसमें सारी गलती तो हमेशा तुम्हारी ही रहती है माखन लाल, यदि तुम सुबह ही मुझे बता देते कि तुमने रुद्र का मोबाइल मेघ गांव में घुमा दिया है तो हम सुबह ही यहाँ पर उसका मोबाइल ढूंढने के लिए आ जाते, तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो साहब क्या बताओ, वो जब से उस चुड़ैल से बातें की है न तब से बहुत डर लगता है। ये देखिए मेरी मेहरारू ने तो कल ही हनुमान जी का ये गदा वाला ताबिज मेरे गले में पहनाया है उस चुड़ैल से रक्षा करने के लिए, माखन लाल ने अपने गले का गदा वाला ताबीज दिखाते हुए कहा। माखन लाल तुम न बहुत डरते हो, मैंने कितनी बार बोला है तुमसे, ये भूत प्रेत चुड़ैल डायन कुछ नहीं होते हैं। साहब यदि नहीं होते हैं तो आप ही बताए, फिर आप क्यों जानना चाहते हैं 19 साल पहले उस औरत को क्यों जलाया गया था, आप भी उसकी आत्मा की शांति के लिए ही यही कर रहे हो ना, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और वह लोगों को मारना बंद कर दे। नहीं माखन लाल तुम गलत समझ रहे हो, ये सब मैं कोई उसकी आत्मा की शांति वांति के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो बस उस औरत को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, उसके मरने के बाद भी आखिर क्यों जलाया गया था उस औरत को, बस इसी सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, अजय और माखन लाल मेघ गांव पहुंच गए थे। कुएं के पास ही अजय ने जिप्सी रोक दी थी, क्योंकि माखन लाल का कहना था शायद यहीं कहीं पर रुद्र का मोबाइल गिरा हो। तुम्हें पता है माखन लाल, जब भी मैं इस गांव में आता हूं मुझे एक अपनापन सा लगता है, सारी जगह जानी पहचानी लगती है, पर बस याद कुछ नहीं आता है, अजय ने रुद्र का मोबाइल ढूंढते हुए कहा। साहब जानी पहचानी तो लगेगी ही ना, आखिर बचपन में आप भी इसी गांव के स्कूल में जो पढ़ते थे, पर बस ये समझ नहीं आया कि मुझे तो अपने बचपन की कुछ कुछ यादें याद है, पर आपको कुछ क्यों याद नहीं है आपके बचपन का। पता नहीं माखन लाल, बस बचपन की यह सिर की चोट ही है यादों में जो शायद उम्र भर रहेगी। अजय ने अपनी सिर की चोट के निशान पर हाथ लगाते हुए कहा। अजय और माखन लाल मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में रुद्र का मोबाइल ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेघ गांव पूरा सुनसान पड़ा हुआ था, अंधेरा इतना ज्यादा था कि मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में भी ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा के चलने के कारण पेड़ जब हिलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। माखन लाल और अजय रुद्र का मोबाइल ढूंढ ही रहे थे कि तभी माखन लाल को चिड़िया खनकने की आवाज सुनाई देती है, खन खन खन। साहब आपने आवाज सुनी, कैसी आवाज, चिड़िया खनकने की आवाज साहब। अब इस सुनसान गांव में कौन चिड़िया खन खनाएगा माखन लाल, तुम्हारे ना कान बज रहे हैं और कुछ नहीं।
नहीं साहब, मेरे कान नहीं बज रहे, आप गौर से सुनिए, मुझे अभी भी चिड़िया खनकने की आवाज सुनाई दे रही है। अजय माखन लाल की बात मानकर चिड़िया खनकने की आवाज सुनने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। कहाँ माखन लाल, कोई भी तो आवाज सुनाई नहीं दे रही है। साहब, मुझे तो अभी भी चिड़िया खनकने की आवाज सुनाई दे रही है, माखन लाल ने हैरानी के साथ कहा। माखन लाल, तुम ही बताओ, इस गांव में कोई नहीं रहता, फिर कौन लड़की चुड़िया पहनकर इस गांव में घूमेगी? वो चुड़ैल और कौन साहब? तुम फिर शुरू हो गए, जब देखो चुड़ैल चुड़ैल करते। अचानक से अजय बोलते बोलते रुक जाता है। अजय को भी चुड़िया बजने की आवाज सुनाई देने लग गई थी। क्या हुआ साहब, आप अचानक से बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? माखन लाल, तुम सही बोल रहे थे, चुड़िया बजने की आवाज सुनाई दे रही है। देखा साहब, आप ना कभी यकीन ही नहीं करते थे मेरी बातों पर, अब हो गया ना भरोसा। अब जल्दी चलिए वापस, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना वो चुड़ैल हमारा भी काम तमाम कर देगी। माखन लाल, तुम पागल हो रहे हो क्या? हो सकता है कोई लड़की घूम रही हो चुड़िया पहनकर, जल्दी से चिड़ियों की आवाज का पीछा करो, समझे? साहब, आप क्यों अपनी और मेरी मौत को बुलावा दे रहे हैं? चुपचाप निकल जाते हैं ना यहाँ से। माखन लाल, अपनी बकवास करना बंद करो और मैंने जितना कहा उतना करो, समझे? ये ऑर्डर है मेरा। जी साहब, माखन लाल ने डरते हुए कहा। अजय और माखन लाल चिड़िया की आवाज का पीछा करने लग जाते हैं। जैसे जैसे वह उस आवाज का पीछा किए जा रहे थे, चिड़िया बजने की आवाज और तेज होते जा रही थी। आवाज का पीछा करते करते वह लोग एक गांव के स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग स्कूल के पास पहुंचते हैं, चिड़िया बजने की आवाज आनी बंद हो जाती है। माखन लाल, आवाज तो यहीं से आ रही थी ना? हाँ साहब, यहीं से तो आ रही थी, फिर अचानक बंद कैसे हो गई? पता नहीं साहब, वो देखिए, माखन लाल ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा। माखन लाल ने जले हुए पीपल के तने की तरफ इशारा किया था। वो तो पेड़ है और कुछ नहीं माखन लाल। नहीं साहब, वो सिर्फ पेड़ नहीं है, ये वो पेड़ है जहां पर उस औरत को बांध कर जलाया गया था, और अभी आपने खुद सुना, चिड़िया बजने की आवाज यहीं से आ रही थी। इसका यह मतलब है कि वह चुड़ैल यहीं कहीं पर घूम रही है। माखन लाल, तुम ना जब देखो बस चुड़ैल की ही रट लगाए रहते हो, हर जगह तुम्हें बस वही दिखती है। तो आप ही बताए साहब, अभी आपने खुद चिड़िया बजने की आवाज सुनी थी ना? बताए वह कहाँ से आ रही थी, कौन यहाँ पर चिड़िया पहनकर घूमेगा? माखन लाल, हो सकता है हम दोनों को धोखा हुआ हो। देखो, तुमने कहा कि चिड़िया बजने की आवाज सुनाई दे रही है, पहले मुझे वह आवाज सुनाई नहीं दी थी, पर फिर मुझे भी वह आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि तुमने कहा शायद तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ था, और मुझे भी। साहब, ये हेलुसिनेशन क्या बला है? हेलुसिनेशन मतलब कुछ ऐसी घटनाओं की कल्पना करना जो कभी हुई ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, हम दीवारों में, बादलों में, परछाइयों में अजीब अजीब से चेहरे दिखने लगते हैं, जिन्हें हम भूत समझ बैठते हैं। वह सब बस हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं, समझे? पर साहब, पर वर कुछ नहीं, चुप बैठो, समझे? वैसे रुद्र की जिप्सी स्कूल के पास ही खराब हुई थी ना? हाँ साहब, यहीं पर तो हुई थी, और कल रात तो मैंने खुद यहाँ पर उसे देखा था। फिर जिप्सी कहाँ चले गई? पता नहीं साहब, कहीं उस चुड़ैल ने तो गायब नहीं कर दी, फिर बकवास चालू कर दी। हो सकता है सुबह ही रुद्र के चाचा ले गए हो जिप्सी ठीक करवा के, या उन्होंने किसी और को बोल दिया होगा। हाँ, ये हो सकता है। अजय अपना मोबाइल निकालता है और रुद्र के चाचा को कॉल करने लग जाता है, पर नेटवर्क न होने के कारण उन्हें कॉल नहीं लगता है। शिट, नेटवर्क ही नहीं है मोबाइल में। वही साहब, इस गांव में नेटवर्क कहाँ मिलता है? तभी तो कल रात उस मैकेनिक ने कॉल किया था मुझे, पर नेटवर्क ही नहीं मिला, और जब उसने मुझे मैसेज किया तो वह भी मुझे देर से ही मिला। माखन लाल, रुद्र की जिप्सी और उसका मोबाइल दोनों ही यहाँ से गायब हैं। या तो रुद्र के चाचा ले गए हो या किसी और ने चुरा लिया है। हाँ साहब, हो सकता है, और जितना मुझे याद है, जब कल रात मैंने उस चुड़ैल को देखा था तो मैं यहीं से जल्दी जल्दी भागा था, तब जिप्सी यहीं थी और शायद मोबाइल भी यहीं पर गिर गया था। ठीक है, फिर अब हम कल ही रुद्र के घर जाकर पता कर लेते हैं उसे उसका मोबाइल और जिप्सी मिली या नहीं। ठीक है साहब। माखन लाल और अजय अपनी जीप में जाकर बैठ जाते हैं। माखन लाल जीप चालू करता है और वे दोनों मेघ गांव से निकल जाते हैं। अर्जुन, पीयूष, समीर और अन्नया गोंदिया स्टेशन पहुंच गए थे और स्टेशन के बाहर खड़े हुए थे। स्टेशन के बाहर एक भी ऑटो नहीं खड़ा था, न ही कोई दिखाई दे रहा था। यार, 11 बज गए हैं, अभी तक राम काका क्यों नहीं आए? अन्नया ने कहा। पता नहीं यार, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, अर्जुन ने कहा।
यार ये स्टेशन भी रुद्र के गांव की तरह सुनसान पड़ा हुआ है, एक दुकान नहीं खुली, बहुत भूख लग रही है मुझे, पीयूष ने कहा। तू ना मोटे जब देखो ठूसता रहता है, आखिर कितनी भूख लगती है तुझे, समीर ने कहा। यार तुझे तो पता ही है खाने से मुझे कितना प्यार है, यदि वक्त पर मुझे खाना नहीं मिलता तो पागल हो जाता हूं मैं। इसमें पागल होने वाली क्या बात है, तू है ही पागल मोटे, अनया ने हंसते हुए कहा। रात के 12 बज रहे थे। रुद्र के घर में रुद्र अपनी माँ की फोटो के सामने बैठा हुआ था। उसकी माँ की फोटो पर एक हार टंगा हुआ था और उसी के सामने एक दिया और अगरबत्ती जल रही थी। संतोष, आयशा और स्वाति भी रुद्र के पास में ही बैठे हुए थे। वहीं पर कुछ रिश्तेदार भी बैठे हुए थे और बाकी के रिश्तेदार अंतिम संस्कार के बाद वापस अपने घर जा चुके थे। सभी लोग शोक में डूबे हुए थे। आधी रात होने के बावजूद भी किसी को नींद नहीं आई थी। आखिर कैसे आती, परिवार का एक सदस्य हमेशा के लिए छोड़कर जो चले गया था। रोते रोते रुद्र का गला सूख गया था और लगातार रोने के कारण रुद्र की आंखें भी सूज गई थी। रुद्र के बाल अस्त व्यस्त थे। माँ आप कहाँ चले गई? माँ आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? माँ कभी अपने बेटे को अकेला छोड़कर जाती है क्या? रुद्र ने रोते हुए कहा। रुद्र के बगल में ही आयशा बैठी हुई थी। वह रुद्र के पीठ पर हाथ रखते हुए कहती है, रो मत रुद्र बेटा, अपने आप को संभाल। माँ मुझे पता है आप यहीं कहीं हो, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। रुद्र को उसकी माँ के गुजर जाने का गहरा सदमा लगा था। वह रह रहकर अपनी माँ को याद कर रहा था और अपनी कल्पना में उनसे बातें कर रहा था। माँ आप जिससे बोलेगी मैं उससे शादी कर लूंगा, पर प्लीज आप वापस आ जाए, ऐसे मुझे अकेला छोड़कर मत जाए, रुद्र ने रोते हुए कहा। ये तू क्या बोले जा रहा है रुद्र बेटा? संतोष ने कहा। देखिए चाचा, माँ यहीं पर है, वो मेरे पास बैठी है, मुझसे बात रही है। ये तुझे क्या हो गया है? ये तू कैसी बातें कर रहा है रुद्र बेटा? आयशा ने रोते हुए कहा। देखिए माँ, चाचा चाची मुझ पर चिल्ला रहे हैं, आप उन दोनों को कुछ बोलती क्यों नहीं? रुद्र ने कहा। ये तू क्या बोले जा रहा है रुद्र बेटा? आयशा ने रोते हुए कहा। माँ आप कहाँ जा रही हो? नहीं आप ऐसे नहीं जा सकती, देखिए ना चाची माँ कहीं जा रही है, आप रोकिए ना उन्हें, रुद्र ने कहा। आयशा रुद्र की बातों का कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि लाख कोशिश करने के बावजूद वह रुद्र को उसकी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकाल पाई थी। संतोष ने भी बहुत कोशिश की थी पर वह कुछ नहीं कर पाया था। अचानक से रुद्र चुप हो जाता है। रुद्र बार बार अपनी माँ को याद कर रहा था, उनसे बातें कर रहा था और बात करते करते ही एकदम चुप हो जाता था। माँ के गुजर जाने का उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था, वह कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। अचानक से रुद्र की माँ की तस्वीर के पास जल रहा दिया अपने आप बुझ जाता है। ये क्या, ये तो अपशगुन हो गया, दिया ऐसे बुझना नहीं चाहिए था, आयशा ने डरते हुए कहा। आयशा हवा चल रही है, शायद इसी की वजह से बुझ गया हो, संतोष ने कहा। पर एजी ऐसे तस्वीर के पास से दिया बुझना अपशगुन माना जाता है, आयशा ने कहा। माँ आएगी, माँ आएगी, रुद्र बड़बड़ाने लग जाता है। माँ मैं माचिस लेकर आती हूँ, स्वाति ने कहा। स्वाति वहां से उठती है और माचिस लेने चली जाती है। रुद्र अभी भी माँ आएगी की रट लगाए जा रहा था। स्वाति माचिस लेकर आती है और रुद्र की माँ की तस्वीर के सामने रखा दिया जलाने लग जाती है, पर जैसे ही वह दिया जलाती है वह दिया फिर बुझ जाता है। ये क्या हो रहा है, ये दिया बुझ क्यों रहा है जी? आयशा ने डरते हुए कहा। पता नहीं, अच्छे से जला स्वाति बेटा, ला माचिस मुझे दे, संतोष ने स्वाति के हाथ से माचिस लेते हुए कहा। संतोष जैसे ही माचिस जलाता है, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, टकटक टकटकट। इतनी रात को कौन आया होगा जी? आयशा ने कहा। पता नहीं, मैंने कहा था ना माँ आएगी, देखो माँ आ गई, रुद्र ने कहा। रुद्र की बात सुनकर आयशा, संतोष और स्वाति हैरान हो जाते हैं। रुद्र अपनी जगह से उठता है और दरवाजा खोलने जाने लगता है। जब वह दरवाजा खोलने जा रहा था उस वक्त भी वह बस यही बोले जा रहा था, माँ आ गई, माँ आ गई। आयशा और संतोष के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को कौन आया होगा। जितने रिश्तेदार आने थे वह तो पहले ही आ गए थे, और रात के वक्त भला कौन आएगा। माँ आ गई, माँ आ गई बोलते हुए रुद्र दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, देखता है अर्जुन, समीर, पीयूष और अनन्या दरवाजे पर खड़े हुए थे। रुद्र को देखते से ही अर्जुन रुद्र को गले लगा लेता है और कहता है, तू ठीक तो है ना भाई? पर रुद्र अर्जुन की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है।
अपनी मां को दरवाजे पर न पाकर रुद्र निराश हो जाता है और वापस हॉल में चले जाता है। वह अपनी मां की तस्वीर उठाता है और अपने कमरे में जाने लग जाता है। ये रुद्र को क्या हो गया? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। कुछ नहीं बेटा, बस वो दीदी के गुजर जाने का गहरा सदमा लगा है, धीरे धीरे संभल जाएगा। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए बेटा, अब तुम ही संभालो अपने दोस्त को, हमने तो बहुत कोशिश की समझाने की पर कुछ समझता ही नहीं, आयशा ने कहा। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, अब हम आ गए हैं ना, धीरे धीरे सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा, अनन्या ने कहा। स्वाति बेटा जा अंदर से एक बाल्टी पानी ले आना, आयशा ने कहा। जी माँ लाती हूँ, स्वाति ने घर के अंदर जाते हुए कहा। यार अब ये रुद्र की चाची पानी क्यों मांग रही है, हमें नहाना थोड़ी है, पीयूष ने धीरे से कहा। मोटे भूल गया, उस बार भी जब हम रुद्र के घर में आए थे तो रुद्र की चाची ने यही किया था। ऐसी मान्यता है कि यदि आप कहीं बाहर से आए हैं तो आपको हाथ पैर पानी से धोकर ही घर के अंदर जाना चाहिए, जिससे यदि बुरी शक्तियां आपके साथ हो तो वह घर के बाहर ही रह जाएगी। यह इनके घर के नियम है जो कभी नहीं बदलते, अर्जुन ने कहा। स्वाति एक लोहे की बाल्टी में पानी लेकर आ जाती है और नीचे रख देती है। अरे स्वाति बेटा तुलसी के पत्ते नहीं लाए, आयशा ने कहा। माँ मैं अभी तोड़कर लाती हूँ। नहीं बेटा, रात को नहीं तोड़ते, रात के समय पेड़ पौधे सोते हैं, रसोई घर में ही मैंने रखे हैं, जा लिया। जी माँ लाए। इतना कहकर स्वाति रसोई घर में तुलसी के पत्ते लेने चली जाती है। यार पानी तक तो ठीक था, पर अब रुद्र की चाची तुलसी के पत्तों का क्या करने वाली है, पीयूष ने कहा। शायद कुछ नया टोटका, समीर ने धीरे से कहा। अब क्या नया टोटका होने वाला है, अनन्या ने कहा। पता नहीं, बस देखते जाओ, अर्जुन ने कहा। स्वाति 7-8 तुलसी के पत्ते लाती है और बाल्टी में डाल देती है। बेटा अब तुम लोग हाथ पैर धो सकते हो, आयशा ने कहा। समीर आंगन में रखी बाल्टी के पास जाता है और लोटे से पानी निकालता है और अपने हाथ पैर धोने लग जाता है। जैसे ही वह पानी को अपने पैरों पर डालता है, वह पानी काला हो जाता है। ये बहुत हैरान करने वाली बात थी कि साफ पानी एकदम से इतना गंदा कैसे हो गया था। यार समीर क्या करता है, अच्छे से नहा तो लिया कर, देख कितना मैल जमा है तेरे हाथ पैरों पर, पानी डालते ही पूरा पानी काला पड़ गया। चल अब हट वहां से, मुझे हाथ पैर धोने दे, पीयूष ने कहा। मोटे कुछ भी मत बोला कर, मैं तेरी तरह नहीं हूं जो महीने में एक बार नहाता है, रोज नहाता हूं मैं, पर पता नहीं क्या हो गया जो पानी पैरों पर डालते ही काला पड़ गया, समीर ने हैरानी के साथ कहा। हाँ वो तो दिख ही रहा है, बड़ा आया रोज नहाने वाला, चल हट अब मुझे हाथ पैर धोने दे, पीयूष ने समीर के हाथों से लौटा लेते हुए कहा। पीयूष भी जैसे ही तुलसी मिले पानी को अपने पैरों पर डालता है, वह पानी काला हो जाता है। बड़ा आया था मुझे बोलने वाला, अब खुद देख तेरे पैरों से कितना मैल निकल रहा है, समीर ने कहा। पता नहीं यार ऐसा कैसे हो रहा है, माना सफर करके आए हैं, हाथ पैर गंदे हुए हैं, पर इतना काला पानी तो नहीं होना चाहिए था इस हिसाब से, पीयूष ने कहा। बारी बारी सभी अपने हाथ पैर धो रहे थे और पानी काला हो रहा था। किसी के भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर पैरों पर पानी डालते ही साफ पानी काला कैसे हो रहा था। यार हम तीनों लड़के हैं, हमारे पैरों से काला पानी निकला, मान लिया मैल था, पर अनन्या के पैरों से भी वैसा ही पानी निकला, बल्कि वो तो लड़की है और तुम्हें भी पता है लड़कियां अपने आप को कितना साफ सुथरा रखती है, पीयूष ने कहा। ये कोई मैल नहीं था बेटा, आयशा ने कहा। तो क्या था आंटी जी, अनन्या ने कहा। हाथ पैरों पर तुलसी वाला पानी डालते ही पानी का काला हो जाना, इसका यह मतलब है कि तुम किसी बुरी आत्मा के संपर्क में आए थे क्या? सब ने एक साथ हैरानी के साथ कहा। हाँ बेटा, ग्रंथों के अनुसार ग्रहण को अशुभ काल माना जाता है, कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान धरती पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए ग्रहण काल के समय तुलसी का प्रयोग घर की शुद्धि करने के लिए किया जाता है। घर में तुलसी होने से ग्रहण के बाद आई सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। मैंने भी तुम लोगों का शुद्धिकरण करने के लिए तुलसी का ही प्रयोग किया, अब तुम लोग घर के अंदर आ सकते हो, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी वह मिट चुकी है, अब तुम लोग शुद्ध हो गए हो। अच्छा हुआ आयशा तुमने दरवाजे पर ही इनका शुद्धिकरण कर दिया, वरना यदि ये लोग नकारात्मक शक्तियों के साथ घर में आते तो पता नहीं क्या अनर्थ होता। एक तो घर में वैसे ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है, संतोष ने धीरे से आयशा के कान में कहा। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। बेटा तुम लोग आज दूसरे कमरे में सो जाना, वो रुद्र बेटे की तबीयत खराब है ना, तो शायद वह डिस्टर्ब हो, उसे आराम की जरूरत है, आयशा ने कहा। जी आंटी जी, अर्जुन ने कहा।
चलो बेटा, मैं तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, संतोष ने कहा। और मैं कहाँ सो, अनन्या ने कहा। दीदी आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए, स्वाति ने कहा। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अर्जुन, समीर और पीयूष कमरे के अंदर बिस्तर पर बैठे हुए थे। रात के 2 बज रहे थे। तभी समीर कहता है, यार पहली बार पता चला कि तुलसी के पौधे से शुद्धिकरण भी किया जाता है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ सर्दी, जुकाम और आयुर्वेद में ही बस तुलसी काम आती है। हाँ यार मुझे भी, मेरी मम्मी भी जब मुझे सर्दी होती थी तो काली चाय में तुलसी ही डालकर दिया करती थी, पीयूष ने कहा। लगता है तुम दोनों को बहुत कुछ नहीं पता है, जरा ये बताओ तुलसी कितने प्रकार की होती है, अर्जुन ने कहा। आई थिंक 2 प्रकार की, एक हरी, दूसरी वो थोड़ी जामुनी रंग की होती है ना, लाल लाल, समीर ने कहा। नहीं भाई, तुलसी 5 प्रकार की होती है। क्या कहा? 5 प्रकार की, जरा बताना कौन कौन सी, पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। पहली श्याम तुलसी, दूसरी राम तुलसी, तीसरी श्वेत विष्णु तुलसी, चौथी वन तुलसी और 5वीं, समीर ने कहा। 5वीं नींबू तुलसी। तुम्हें पता है तुलसी के इन 5 प्रकारों को मिलाकर इनका अर्क निकाला जाए तो? अर्क मतलब? पीयूष ने बीच में ही अर्जुन को टोकते हुए कहा। अर्क मतलब रस मोटे, तो कहा था मैं। हाँ, यदि इनका अर्क निकाला जाए तो यह विश्व की सबसे प्रभावकारी और बेहतरीन दवा बन सकती है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफ्लू और एंटीबायोटिक, जिस तरह तुलसी एक आयुर्वेदिक औषधि है, ठीक उस तरह हमारे हिंदू धर्म में इनके पीछे एक कथा भी है। कैसी कथा? पीयूष ने कहा। भागवत पुराण के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से हो गया। ये जलंधर कौन है? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। राक्षस रावण का नाम सुना था पर यह राक्षस जलंधर कुछ नया लगता है, पहले कभी सुना नहीं इसके बारे में, पीयूष ने कहा। तू ना मोटे अब मार खाएगा। हमारे पुराणों के बारे में आजकल के युवाओं को कुछ पता ही नहीं है, तभी हमारा देश दिन ब दिन पीछे होते जा रहा है। ये जो जलंधर है ना शिव भगवान का बेटा था, अर्जुन ने कहा। क्या? समीर और पीयूष दोनों ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, वैसे भगवान शिव के 6 पुत्र थे, पहला गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा सुकेश जी, चौथा जलंधर और 5वें अयप्पा जी और 6वां भूमा। तो यह जलंधर जो था कहने को तो शिव भगवान का पुत्र था, पर शत्रु भी। शिव जी का तेज समुद्र में गिर जाने के कारण जलंधर का जन्म हुआ था। माना जाता है कि जलंधर अपार शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। फिर क्या हुआ? समीर ने सारी बातें गौर से सुनते हुए कहा। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से कोई भी देवता जलंधर को नहीं हरा पाया। उसने सबसे पहले इंद्रदेव को परास्त किया और त्रिलोकीपति बन गया। उसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया और विष्णु भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। क्या बात कर रहा है? विष्णु भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली, पीयूष ने कहा। हाँ भाई, क्योंकि वृंदा जो अनुष्ठान पर बैठी थी विष्णु जी उसके विरुद्ध थोड़ी जाते। जब जलंधर ने विष्णु भगवान पर विजय प्राप्त कर ली तो उसने देवी लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, पर देवी लक्ष्मी ने उसे यह कहकर टाल दिया कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हुए और हम विवाह नहीं कर सकते। देवी लक्ष्मी की बात से जलंधर सहमत हुआ और देवी लक्ष्मी को बहन मानकर वहां से चले गया। फिर आगे, पीयूष ने कहा। इसके बाद जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने का प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और फिर महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा की पूजा के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और वह विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि वह कुछ करे और वृंदा का पितृव्रता व्रत तोड़ दे। इस पर भगवान विष्णु बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। फिर देवताओं ने कहा, भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताए, लेकिन हमारी मदद जरूर करे। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। फिर क्या हुआ? पीयूष ने कहा।
रुक जा भाई रुक जा, गला सूख रहा है मेरा, कहानी सुनाते सुनाते जरा पानी तो पीने दे, अर्जुन ने कहा। अर्जुन पास में ही टेबल पर रखी बोतल उठाता है, एक दो घुट पानी पीता है। चल अब हो गया ना पानी पीकर, अब बता फिर आगे क्या हुआ, पीयूष ने कहा। फिर क्या होना था, जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के महल में आ गिरा तो वृंदा आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखने लगी, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। फिर समीर ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वृंदा अपने पति जलंधर का सिर लेकर सती हो गई। सती हो गई मतलब मोटे उसने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। यार क्या ये सत्य कथा है, समीर ने कहा। यार सत्य है या सत्य ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ पंजाब प्रांत में वर्तमान जलंधर नगर जलंधर के नाम पर ही है। जलंधर में आज भी असुरराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। अच्छा यार मुझे तो पता ही नहीं था ये सब, पीयूष ने कहा। तुझे तो कुछ भी पता नहीं है मोटे, कुछ दिन रुक और भी बहुत कुछ बताऊंगा। चल अब सो जा, बात करते करते पता ही नहीं चला 3 कब बज गए। बहुत रात हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। हाँ यार अर्जुन सही कह रहा है, अब हमें सो जाना चाहिए। वैसे भी कल से हमें रुद्र का जो ध्यान रखना है, समीर ने कहा। हाँ यार पता नहीं वो सोया होगा या नहीं, हमसे तो बात तक नहीं की उसने, पीयूष ने कहा। क्या बात करता यार वो, और कैसे करता, उसकी तो माँ ही उसकी दुनिया थी और अब तो उसकी वह दुनिया भी उजड़ गई है। समझ सकते हो तुम दोनों, अर्जुन ने कहा। हाँ भाई समझ सकते हैं। वैसे दुनिया से याद आया, कॉलेज के वक्त में रुद्र की एक और दुनिया थी, वो थी तन्वी। उसको तो रुद्र के बुरे वक्त में उसके साथ होना चाहिए था, वह कहीं दिख नहीं रही, पीयूष ने कहा। हाँ यार सही कहा, माना कि अब उन दोनों के बीच में पहले की तरह कुछ नहीं है, पर दोस्ती के नाते तो आना ही चाहिए था उसे, समीर ने कहा। बात तो तेरी सही है, पर पता नहीं कहाँ है वह। उसे रुद्र की मम्मी के बारे में पता भी है या नहीं? मेरी तो उससे 1 साल से बात नहीं हुई, जब से हम लोग मेघगांव से वापस गए थे, अर्जुन ने कहा। मेरी भी यार, उसको कई बार कॉल किया था पर हमेशा उसका नंबर बंद बताता था, पीयूष ने कहा। आई थिंक अनन्या के पास उसका कोई नया नंबर हो, उससे उसकी बात होती होगी। आखिर दोनों बेस्ट फ्रेंड जो हैं उसकी बात तो होती ही होगी, समीर ने कहा। मैं कल पूछता हूँ फिर अनन्या से, उसने तन्वी को कुछ बताया या नहीं और फिर कब आ रही है वह। सुबह के 10 बज रहे थे। रुद्र के सभी दोस्त उठ गए थे और नीचे हॉल में नाश्ता कर रहे थे, पर रुद्र अभी तक सो रहा था। वह रात भर अपनी माँ की याद में आंसू बहाते रहा और सो नहीं पाया था। सभी लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे की बेल बजती है। आयशा रसोई घर में काम कर रही थी। वह कहती है, अरे राम काका जरा देखना कौन आया है। जी छोटी मालकिन अभी देखता हूँ, कहते हुए राम काका दरवाजा खोलने जाते हैं। जब राम काका दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं अजय और माखन लाल आए थे। इंस्पेक्टर साहब आप, राम काका ने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा। हाँ राम काका हम, संतोष जी अंदर है, अजय ने कहा। हाँ अंदर ही है, आए आए ना आप अंदर। अजय और माखन लाल घर के अंदर जाने लगे। जब अजय और माखन लाल घर के अंदर पहुंचते हैं तो घर के सभी लोग सुबह सुबह अजय और माखन लाल को देखकर हैरान हो जाते हैं। आ गए आप लोग, माखन लाल ने रुद्र के दोस्तों को देखते हुए कहा। हाँ माखन लाल जी आ गए, पीयूष ने कहा। वैसे कब आए आप लोग, अजय ने कहा। जी बस कल रात को ही, वो ट्रेन लेट हो गई थी ना, वरना शाम तक ही आ जाते, अर्जुन ने कहा। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए,
वो भाभी के अंतिम संस्कार में मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना ही भूल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष ने कहा। पर किस बात के लिए आप हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं? अजय ने कहा। वो आपने हमारी जिप्सी ठीक करवाकर अपने आदमी को रुद्र के दोस्तों को लेने के लिए स्टेशन पर भेजा था ना, और उसी के हाथों रुद्र का मोबाइल भी भेजवाया था, संतोष ने कहा। क्या कहा? हमारा आदमी और हमने रुद्र के दोस्तों को लेने के लिए स्टेशन भिजवाया था, माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपने ही तो उस आदमी को भेजा था। अर्जुन रात को हुई घटना को याद करने लगता है। रात के 11 बज रहे थे और अर्जुन, समीर, पीयूष और अनन्या स्टेशन के बाहर राम काका का इंतजार कर रहे थे। राम काका का इंतजार करते करते सभी लोग बहुत थक गए थे और वह स्टेशन के बाहर ही बैठ जाते हैं। यार कब आएंगे ये राम काका, मुझे तो नींद आने लगी है, अनन्या ने कहा। हाँ यार मुझे भी, एक तो सफर की पहले से थकावट है, ऊपर से यह राम काका भी नहीं आया अभी तक, समीर ने कहा। यार कहीं वो मेघ की चुड़ैल ने राम काका को बीच रास्ते में ही तो नहीं पकड़ लिया, पीयूष ने कहा। यार तू फिर शुरू हो गया। जब 1 साल पहले उस चुड़ैल को वह पुजारी मुक्ति दिला चुके हैं तो वह वापस लौटकर कैसे आ सकती है, समीर ने कहा। वो चुड़ैल है भाई और वह कुछ भी कर सकती है, मौत को भी धोखा देकर आ सकती है, पीयूष ने कहा। तू और तेरे ये बेमतलब के सवाल दोनों ही सेंसलेस हैं मोटे, समीर ने कहा। पीयूष और अर्जुन बात ही कर रहे थे कि तभी स्टेशन के सामने एक जिप्सी आकर रुकती है। जिप्सी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने शॉल ओढ़ी हुई थी। उसने शॉल अपने सिर तक ओढ़ी हुई थी जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। यार यह जिप्सी जो सामने आकर रुकी है रुद्र की है ना, अनन्या ने कहा। हाँ यार लग तो वैसे ही रही है, रंग भी वैसा है और शायद नंबर भी वही है, अर्जुन ने कहा। पर जिप्सी के अंदर जो बैठा है वह रुद्र की तरह नहीं लग रहा है और कमबख्त अंधेरे के कारण उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है कि कौन है, समीर ने कहा। यार चल कर देख लेते हैं, हो सकता है रुद्र के घर में सब बिजी हो तो किसी को भेजा हो, पीयूष ने कहा। हाँ चल देखते हैं, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, अनन्या, पीयूष और समीर अपनी जगह से उठते हैं और जिप्सी के पास जाने लगते हैं। जब वह लोग जिप्सी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें अजीब सी बदबू आने लगती है। यार कितनी बदबू आ रही है इसके पास से, पीयूष ने धीरे से कहा। अपना मुंह बंद रख मोटे, यदि इसने सुन लिया तो सारी रात हमें स्टेशन पर ही बितानी पड़ेगी, अनन्या ने कहा। सुनिए, क्या आपको रुद्र ने भेजा है हमें लेने के लिए, अर्जुन ने कहा। हाँ मुझे रुद्र बाबू ने ही भेजा है आप लोगों को लेने के लिए, जिप्सी में बैठे आदमी ने कहा। उस आदमी की आवाज काफी भारी थी। आप लोग जल्दी से जिप्सी में बैठ जाए, रात काफी हो गई है, हमें जल्द से जल्द बलमाटोला गांव पहुंचना होगा। हाँ बस अभी बैठते हैं, पीयूष ने कहा। सभी लोग अपना सामान जिप्सी में रख देते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। पीयूष उस आदमी के बगल में बैठा हुआ था और बाकी सब पीछे बैठे हुए थे। सभी लोग स्टेशन से निकल चुके थे। वैसे हम पिछली बार आए थे तो आपको देखा नहीं था, आप नए आए हैं क्या रुद्र के घर में काम करने, पीयूष ने कहा। मैं तो उनका सबसे पुराना आदमी हूं, जब रुद्र के पिता जिंदा थे, उस आदमी ने कहा। वैसे क्या आप बता सकते हैं आंटी जी का इंतकाल कैसे हुआ, क्या उनकी तबीयत खराब थी, समीर ने कहा। क्या तबीयत? जी नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक थी, उस आदमी ने कहा। फिर अचानक वह गुजर कैसे गई, अर्जुन ने कहा। उनको उस चुड़ैल ने मारा है, उस आदमी ने कहा। क्या कहा, चुड़ैल? सभी ने एक साथ हैरानी से कहा। हाँ चुड़ैल, उनकी लाश में एक गांव के अंदर मिली थी और तुम्हें पता है उनकी नाभि गायब थी और सारा गांव जानता है कि जब भी किसी की मौत होने के बाद उसकी नाभि गायब होती है तो वह काम उस चुड़ैल का ही होता है। पर उस चुड़ैल को तो मुक्ति मिल गई थी ना, उन चारों पुजारी ने दिलवा तो दी थी, समीर ने कहा। कैसी मुक्ति की बात कर रहे हो तुम लोग? उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाना इतना आसान थोड़ी है, वो लौट आई है और अब सबको मुक्ति दिलवा रही है जैसा कि उसने कहा था। उस आदमी की बात सुनकर अर्जुन, समीर, पीयूष और अनन्या चारों डरने लग जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या सच में वह लौट आई है। उस आदमी ने हमें रुद्र के घर तक लाया और हाँ उसने हमें मोबाइल भी दिया था। उसने कहा था कि रुद्र बाबू को दे देना, उन्होंने आप लोगों को लाने के लिए भेजा था तो मोबाइल भी दिया था, अर्जुन ने कहा। इसका मतलब उस आदमी को रुद्र ने भेजा था और जिप्सी भी उसी ने ठीक करवाने भिजवाई थी, अजय ने कहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है, रुद्र तो कल दिन भर मेरे साथ था और आप तो जानते हैं कि भाभी के गुजरने के बाद से वह कितना अपसेट है।
वह तो खुद का ख्याल नहीं रख पा रहा था, एल फिर वो किसी को जिप्सी को ठीक करवाने कैसे भिजवा सकता है। और वैसे भी माखन लाल जी, आपने ही तो कहा था कि जिप्सी आप ठीक करवा कर भेजेंगे, संतोष ने कहा। हाँ कहा था, पर आपको अब कैसे बताओ। माखन लाल ने इतना ही कहा था कि तभी अजय कहता है, क्या आप लोगों को याद है कल रात जिसने आप लोगों को घर तक ड्रॉप किया, वह दिखता कैसा था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, रात में अंधेरा इतना था कि हमें उसका चेहरा दिखा ही नहीं, और उसने शॉल ओढ़ी हुई थी। एक कारण ये भी था, अनन्या ने कहा। हमारा उस आदमी का पता लगाना बहुत जरूरी है। आखिर वह कौन था और उसके पास रुद्र की जिप्सी और मोबाइल क्या कर रहे थे? कहीं साहब वह चोर तो नहीं? नहीं माखन लाल, कैसी बात करते हो? यदि वह चोर होता तो रुद्र के दोस्तों को स्टेशन पर लेने थोड़ी जाता और मोबाइल भी वापस नहीं करता। हो सकता है वह खूनी हो। क्या? पर फिर वह रुद्र के दोस्तों को लेने स्टेशन क्यों जाएगा और उसकी जिप्सी ठीक क्यों करवाएगा? पता नहीं माखन लाल, अब ये तो तभी पता चलेगा जब हम उसे पकड़ेंगे, समझे। एक औरत जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष होगी, एक आलीशान हवेली के अंदर फोन पर बात कर रही है। उस औरत ने अपने आप को सोने के गहनों से लाद कर रखा है। महंगी सी सिल्क की साड़ी पहनी हुई है। माथे पर बड़ी सी गोल लाल रंग की बिंदी लगाई हुई है। वह औरत कमरे के अंदर टहलते हुए फोन पर बात कर रही है। हाँ बेटा बोल, क्या बात करनी है? मुझे बड़ा परेशान लग रहा है तू, उस औरत ने फोन पर कहा। वो माँ, मेरे समझ नहीं आ रहा, आपको कैसे बताओ। फोन के अंदर से एक लड़के की आवाज आती है। तूने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया बेटा? किसी का खून वून तो नहीं कर दिया शहर में? नहीं माँ, वो बात नहीं है। मैं भला क्या किसका खून करूंगा? आपको तो खुद पता है, खून देखते से ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। तो फिर बेटा क्या बात है जो तू बताने में इतना हिचकिचा रहा है? वो माँ, बात कुछ ऐसी है ना, मुझे ना इस शहर में एक लड़की पसंद आ गई है और उससे मैंने शादी भी कर ली है। क्या कहा? तूने शादी कर ली है? उस औरत ने चौंक कर कहा। हाँ माँ, बस यही बात थी जो मैं पापा और आपको बता नहीं पा रहा था। आपको तो बता दिया, पर समझ नहीं आता कि पापा को कैसे बताओ। बेटा ये तूने क्या किया? शादी करने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेता या बता ही देता तुझे कोई लड़की पसंद है, हम मना थोड़ी करते, आखिर तू हमारा इकलौता बेटा है। माँ वो यहाँ सभी में हुआ कि मैं आपने जल्दी जल्दी को बता ही नहीं पाया। ऐसा क्या हो गया था? वो सब मैं ना आपको आकर बताऊंगा, पहले आप ना पापा को ये बात बता दो कि मैंने शादी कर ली है। यदि उसके बाद वह चाहते हैं बहू को लेकर मैं वहां आऊं तो ही मैं आऊंगा, वरना 2-3 साल और यहाँ पर रह लूंगा। वैसे ही बचपन से तो आपने शहर में ही मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, अपने से दूर। वो ऐसी बात नहीं है बेटा, अब तुझे क्या बताओ, यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं रहते, इसलिए तुझे बचपन से अपने से दूर शहर में ही रखा। दूर रहेगा पर सही सलामत तो रहेगा, और तू फिक्र मत कर, तेरे पापा को मैं समझा दूंगी और मुझे पूरा भरोसा है वह मान जाएंगे, बस तू आने की तैयारी कर, समझा। ओके माँ, लव यू, उस लड़के ने खुश होते हुए कहा। वह औरत फोन पर बात ही कर रही थी कि तभी वहां पर उस घर की नौकरानी माला आती है और कहती है, ठाकुराइन जी, ठाकुर साहब आ गए हैं और आपको बुला रहे हैं। क्या कहा? वो आ गए हैं और हमें बुला रहे हैं? तुम चलो, हम अभी आते हैं। अच्छा बेटा अब मैं फोन रखती हूँ, तुम्हारे पापा आ गए हैं, उनसे बात करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या हुआ। जी माँ। वह औरत फोन काट देती है। एक 50 साल का आदमी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था, सफेद बाल थे और सफेद दाढ़ी। उस आदमी ने कुर्ता पायजामा पहन कर रखा है, सिर पर पगड़ी बांधी हुई है। वह आदमी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। उसके सामने ही एक टेबल रखा है जिस पर पानी की कांच की गिलास रखी हुई है। वह आदमी उस पानी का गिलास उठाता है और धीरे धीरे ही किसी गहरी सोच में डूबे हुए पानी की एक एक घूंट पीने लग जाता है। तभी वहां पर वह औरत आ जाती है जो कुछ समय पहले फोन पर बात कर रही थी। क्या हुआ जी, आप क्या सोच रहे हो? बड़े परेशान लग रहे हैं आज आप, ठाकुराइन ने कहा। कुछ नहीं ठाकुराइन, बस यही सोच रहा हूं कि ये भगवान भी हमें कैसे कैसे दिन दिखाएगा। हमारे प्रिय मित्र तेज बहादुर की पत्नी लता का उस चुड़ैल ने खून कर दिया, और बताओ हम उसे आखिरी बार देखने उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए, महेंद्र सिंह ने कहा। पर आप लता भाभी के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जा पाए? आपको तो जाना चाहिए था, आखिर कितना अच्छा रिश्ता था हमारे साथ उनका। वह तो मुझे अपनी सगी छोटी बहन की तरह रखती थी, ठाकुराइन ने कहा। तुम सही कह रही हो ठाकुराइन, हमें जाना चाहिए था, पर तुम खुद ही बताओ हम कैसे जाते। हमारे दोनों प्रिय मित्रों को तो वह चुड़ैल पहले ही मार चुकी है। यदि हम भी बलमाटोला गांव जाते तो वह चुड़ैल हमें भी मारने का कोई ना कोई प्रबंध जरूर कर लेती।
वो तो अच्छा हुआ कि अभी दास गांव के पास का मेट का दूसरा दरवाजा नहीं खुला और उसने हमारे गांव में कदम नहीं रखा है, वरना हमारा गांव भी बलमाटोला गांव की तरह बर्बाद होना शुरू हो जाता। ठाकुर जी, आप पुजारी जी से बात क्यों नहीं करते? हाँ हाँ करता हूँ, मैं कल ही उनके पास जाता हूँ और इस समस्या का कुछ समाधान निकालने को कहता हूँ, वह कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। काश उस रात हम तीनों ने उस औरत को नहीं जलाया होता। पर आप तीनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस औरत को जलाया ही क्यों था? न आप उसे जलाते न वह अपना बदला लेती। अब उसे क्यों जलाया गया था और किस मकसद से जलाया गया था, इससे तुम्हें क्या लेना देना? मेरी पत्नी हो तुम और सिर्फ पत्नी बनो, मेरी मालकिन बनने की कोशिश मत करो, समझी? उस रात उस बंद कमरे का राज सिर्फ हम 3 दोस्तों को ही पता है और वह राज राज ही रहने दो। यदि वह खुल गया तो फिर वह राज राज नहीं रहेगा, समझी? और हम तीनों दोस्तों ने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह बात किसी को नहीं बताएंगे, और तुम्हें भी पता है हम ठाकुर है, जान चले जाए पर वादा कभी तोड़ा नहीं करते। जी, ठकुराइन ने नीचे मुंडी करते हुए कहा। और तुम्हारे लाडले बेटे कुलदीप से बात हुई? महेंद्र सिंह की बातों का ठकुराइन कुछ जवाब नहीं देती है, वह चुपचाप खड़ी रहती है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ठकुराइन, मुझे जवाब दो, तुम्हारी कुलदीप से बात हुई या नहीं? बाप से तो उससे बात करना ही पसंद नहीं है। जी हुई थी, ठकुराइन ने धीरे से कहा। क्या बात हुई और कब आ रहा है? कई साल हो गए उसका चेहरा देखे। जी, वो आने के लिए तैयार तो है पर उसकी एक शर्त है, ठकुराइन ने हिचकिचाते हुए कहा। कैसी शर्त? महेंद्र सिंह ने हैरानी के साथ कहा। वो अपने साथ किसी को लाना चाहता है, जब आप उसे अपनाएंगे तभी वो आएगा। मतलब तुम साफ साफ कहोगी, कहना क्या चाहती हो? यूं घुमा फिरा कर बात मत करो, समझी? जी, वो कुलदीप ने शादी कर ली है। क्या कहा? कुलदीप ने शादी कर ली है? वह भी बिना हमें बताए? हाँ जी, और चढ़ाओ बेटों को सर पर, देख लिया क्या गुल खिलाया है उसने शहर जाकर। अब आप गुस्सा मत कीजिए, आपके इसी गुस्से के कारण वह गांव नहीं आ रहा है। बेटा है हमारा और जवान लड़का है, इस उम्र में प्यार नहीं करेगा तो कब करेगा? बात वो नहीं है ठकुराइन, तुम समझ नहीं रही हो, हमें बता तो देता कौन लड़की है, किसकी लड़की है, और सोचो यदि वह लड़की गलत निकली तो हमारे लड़के की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। ठाकुर साहब, आप ना हमेशा गलत ही सोचते हो, मेरे लड़के की पसंद है और आपको भी पता है आज तक उसकी पसंद कभी गलत नहीं हुई है। हाँ, ये बात तो है। चलो अब हो गई गलती तो हो गई, कुछ नहीं कर सकते, परंपरा के अनुसार दोबारा शादी तो नहीं करा सकते, पर हाँ समाज वालों को दावत तो देनी ही पड़ेगी। आखिर समाज में बहुत इज्जत है हमारी, उन्हें भी तो पता चल जाए ठाकुर साहब के लड़के ने शादी कर ली। अपने लड़के से कहो जल्दी आ जाए यहाँ बहू के साथ, समझी? महेंद्र सिंह की बात सुनकर ठकुराइन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मुझे पूरा यकीन था आप जरूर मान जाएंगे। बाप भले ही बाहर से कितना भी कठोर क्यों ना हो, अंदर से वह नर्म ही रहता है, नारियल की तरह। रुद्र अपनी माँ के साथ उसके कमरे में बैठा हुआ था। उसकी माँ पलंग पर बैठी हुई थी और रुद्र जमीन पर बैठा हुआ था। रुद्र की माँ उसके बालों में नारियल के तेल से मालिश कर रही थी। माँ, आपके हाथों में आखिर ऐसा क्या जादू है जो सिर पर रखते ही मेरे सिर का दर्द गायब हो जाता है? रुद्र ने बैठे बैठे कहा। बेटा, माँ का स्पर्श होता ही ऐसा है कि छूते ही हर रोग दूर हो जाता है, रुद्र की माँ ने रुद्र के सिर की चंपी करते हुए कहा। माँ, आप मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलती हो, वहीं पर मेरे साथ रहना, माना यहाँ पर चाचा चाची और स्वाति है आपका ख्याल रखने के लिए, पर वहाँ मेरे साथ रहोगी तो अच्छा लगेगा, वहाँ घूम भी लिया करना। अब मेरी कहाँ उम्र है बेटा घूमने की, मेरी उम्र तो राममाला का जाप करने की है, और तुझे तो पता है तेरे पापा और मेरी बहुत सी यादें जुड़ी है इस घर से। अब तो मुझे इसी गांव में इसी मिट्टी में मरना है, अपने गांव की मिट्टी में मरने का मजा ही कुछ और होता है। माँ, आप ये जब देखो मरने की बातें क्यों करती रहती हो? आपको पता है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आपके बिना मैं कुछ नहीं, रुद्र ने गुस्से में कहा। इसलिए तो कहती हूँ शादी कर ले बेटा, मेरे जाने के बाद तेरा ख्याल रखेगी, और रही सर की मालिश की बात तो वो वह भी कर देगी। वैसे भी पत्नियों के आने के बाद बेटों को अपनी पत्नियों के हाथ ज्यादा पसंद आते हैं। माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती हो। बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सही कह रही हूँ। कुछ देर रुकने के बाद रुद्र की माँ कहती है, तू तन्वी से शादी क्यों नहीं कर लेता है? माँ, आप फिर शुरू हो गई, कितनी बार जिक्र करेगी आप तन्वी का, जब देखो हर बात में आप तन्वी को बीच में ले आती हो, बस तन्वी तन्वी करती रहती हो आप। अब हम दोनों एक नहीं हो सकते, कितनी बार बताऊं मैं आपको? पर क्यों बेटा, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो तुम दोनों एक नहीं हो सकते?
बस हम एक नहीं हो सकते माँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं होते हैं, और वैसे भी 6-7 महीने हो गए जब से तन्वी यहाँ से गई है, मेरी उससे बात नहीं हुई है। मैं भी उसे भूल गया हूँ, आप भी उसे भूल जाए। बेटा, पहला प्यार भूलकर भी भुलाया नहीं जा सकता, और यदि तुम्हें लगता है तुम उसे भूल गए हो तो बस तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं। रुद्र अपनी माँ की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। चल छोड़, यदि तू नहीं चाहता मैं तन्वी की बात करूँ तो मैं नहीं करूँगी, पर तुझे बता दूं तन्वी अच्छी लड़की है और उसके साथ तेरी जोड़ी अच्छी लगती है। माना, रुद्र ने प्यार से कहा। वैसे मेरे पास तेरे लिए कुछ है। क्या है माँ? रुद्र ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। रुक, अभी देती हूँ। इतना कहकर रुद्र की माँ बेड पर से उठती है और अलमारी के पास जाती है। अलमारी खोलती है और अलमारी का सामान ऊपर नीचे करती है। थोड़ी देर बाद रुद्र की माँ अलमारी के अंदर से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है। रुद्र की माँ वह बॉक्स लेकर रुद्र के पास जाती है। उस बॉक्स को देखकर रुद्र कहता है, इस बॉक्स में क्या है माँ? ये बॉक्स तेरे लिए है बेटा, और तू खुद ही इसे खोल के देख ले, इसके अंदर क्या है। रुद्र की माँ ने वह बॉक्स रुद्र को देते हुए कहा। मेरे लिए? रुद्र ने वह बॉक्स अपनी माँ के हाथों में से लेते हुए कहा। रुद्र उस बॉक्स को खोलकर देखता है। जैसे ही वह बॉक्स खोलता है तो देखता है उस बॉक्स के अंदर एक घड़ी थी जो काफी पुरानी और एंटिक लग रही थी। ये तो घड़ी है और यह मुझे जानी पहचानी लग रही है, कुछ याद करते हुए रुद्र कहता है। यह शायद पापा की घड़ी है ना? रुद्र ने उस घड़ी को देखते हुए कहा। हाँ बेटा, यह उन्हीं की घड़ी है और यह उनकी आखिरी निशानी है। ये निशानी अब तेरी हुई। क्या कहा माँ? मेरी, पर मैं कैसे इसे ले सकता हूँ? क्यों, क्या हुआ बेटा, तुझे पसंद नहीं आई? कुछ ज्यादा पुरानी लग रही है क्या? नहीं माँ, वो बात नहीं। आपको तो पता है मुझे पुरानी चीजें कितनी पसंद है और मैं कितना उन्हें जमा करता हूँ। फिर क्या बात है बेटा? वो माँ, यह पापा की आखिरी निशानी, मैं कैसे इसे ले सकता हूँ? इसे तो आपको संभाल कर रखना चाहिए। मैं कैसे रख सकता हूँ? मुझसे घूम गई तो। बेटा, मुझे जितना संभाल कर रखना चाहिए था मैंने रख लिया, अब इस घड़ी की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू इसे अच्छे से संभाल कर रखेगा। इसे हमेशा अपनी कलाई पर बांध कर रखना, तुझे लगेगा तेरे पापा हमेशा तेरे साथ है। ठीक है माँ, ला तेरा हाथ आगे कर, मैं तेरे हाथ में बांध हूँ। रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी माँ उसके हाथ में घड़ी बांधने लग जाती है। रुद्र की माँ रुद्र के हाथों में घड़ी बांध रही थी और रुद्र अपनी माँ की आंखों में अपने लिए ममता देख रहा था। अचानक से रुद्र की माँ धीरे धीरे वहां से गायब होने लग जाती है। रुद्र माँ माँ करने लग जाता है और माँ माँ करते हुए ही अपने सपने में से बाहर आ जाता है। रुद्र अपने बिस्तर पर से उठता है और अपने हाथ में घड़ी देखने लग जाता है, पर उसे उसके हाथ में कोई घड़ी बंधी हुई नहीं दिखती है। रुद्र अपने कमरे की अलमारी खोलता है और अलमारी के अंदर अपनी घड़ी ढूंढने लग जाता है। अलमारी के अंदर भी उसे उसकी घड़ी नहीं मिलती है। वह अपने कमरे का सामान चारों तरफ फैला देता है और अपनी माँ की दी हुई घड़ी ढूंढने लग जाता है। रुद्र ने अपना कमरा तहस नहस कर दिया था, सब सामान बिखरा हुआ था। तभी उसके कमरे में उसके दोस्त आ जाते हैं और सामना को बिखरा हुआ देख अर्जुन कहता है, क्या हुआ रुद्र, तूने ये सामान क्यों फैला रखा है? पर रुद्र अर्जुन की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है और अपनी घड़ी ढूंढने लग जाता है। रुद्र कुछ बताएगा, तू क्या ढूंढ रहा है? अनन्या ने कहा। रुद्र कुछ तो बोल, पीयूष ने कहा। हाँ यार, कुछ तो बोल जिससे हम भी तेरी मदद कर सके। कल से देख रहे हैं तू तो हमसे बात भी नहीं कर रहा है। माना आंटी जी के गुजर जाने का तुझे सदमा लगा है, पर इसका ये तो मतलब नहीं कि तू हमसे बात ही नहीं करे, समीर ने कहा। रुद्र समीर की बातों का भी कुछ जवाब नहीं देता है और अपना सामान यहां से वहां फेंकने लगता है। उसने अपने टेबल पर की सारी किताबें नीचे फेंक दी थी, टेबल का दराज भी खोलकर देखा था, पर वहां पर भी उसकी घड़ी नहीं थी। तभी वहां पर स्वाति और आयशा आ जाती है। क्या हुआ रुद्र बेटा, तू क्या ढूंढ रहा है और यह सारा सामान क्यों बिखरा कर रखा है? आयशा ने कहा। रुद्र आयशा की बातों का भी कुछ जवाब नहीं देता है। आयशा फिर कहती है, बेटा कुछ बताएगा, क्या ढूंढ रहा है? घड़ी, घड़ी कहाँ गई? मेरी माँ ने दी थी मुझे, रुद्र ने घड़ी ढूंढते हुए कहा। क्या कहा? घड़ी? किस घड़ी की बात कर रहा है बेटा तू? मुझे को तो घड़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आयशा ने कहा। घड़ी कहाँ गई मेरी? रुद्र यही बोल बोल के अपने कमरे में अपनी घड़ी ढूंढ रहा था। तभी स्वाति रुद्र के कमरे से बाहर चले जाती है। स्वाति अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे की अलमारी खोलती है।
स्वाति अलमारी के अंदर से वही घड़ी निकालती है जो रुद्र की मां ने रुद्र को दी थी। स्वाति वह घड़ी रुद्र के पास ले जाती है और कहती है, भैया आप यही घड़ी ढूंढ रहे हैं ना? स्वाति ने घड़ी रुद्र को देते हुए कहा। रुद्र झटके के साथ स्वाति के हाथ से वह घड़ी छीनता है और कहता है, ये घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? वो भैया, कुछ दिनों पहले ना हम जब आपके कमरे में आए थे तो ये घड़ी हमें दिखी थी। हमने देखा ये घड़ी तो बंद पड़ी थी तो हमने इसके अंदर सेल भरवाने राम काका के पास भेजवा दिया। आपको तो पता ही है कि बंद घड़ियां नहीं पहनी जाती। वो राम काका ने घड़ी लाकर हमारे ही कमरे में रख दी और हम आपको देना भूल गए। आज के बाद मेरे कमरे से कुछ भी सामान यहाँ से वहां करने से पहले पूछ लेना, समझी? रुद्र ने गुस्से में कहा। रुद्र का ये गुस्सा देखकर स्वाति, आयशा और उसके दोस्त लोग हैरान थे क्योंकि आज से पहले रुद्र कभी अपनी छोटी बहन पर गुस्सा नहीं हुआ था और आज गुस्सा भी हुआ तो वह भी इतनी छोटी सी बात के लिए। रुद्र वह घड़ी अपने हाथ में पहन लेता है। आयशा, स्वाति और रुद्र के दोस्त रुद्र के कमरे से चले जाते हैं। अर्जुन, समीर और अनन्या नीचे सीढ़ियां ही उतर रहे थे कि तभी अर्जुन कहता है, क्या तुम लोगों को पता है बंद घड़ियां क्यों नहीं पहनी जाती? हाँ पता है ना, क्योंकि वो वक्त नहीं बताती, पीयूष ने हंसते हुए कहा। नहीं, मोटे फेंगशुई वास्तु के अनुसार बंद घड़ी पहनना अशुभ माना जाता है। फेंगशुई के अनुसार घड़ी की सुइया एवं पेंडुलम से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए कभी भी बंद घड़ी नहीं पहननी चाहिए। वो सब तो ठीक है पर यह बताइए फेंगशुई कौन है? समीर ने कहा। नाम से तो चीनी लगता है, कोई चीनी तांत्रिक है क्या? अनन्या ने कहा। नहीं यार, जिस तरह हमारे भारत में वास्तुशास्त्र होता है ठीक उस तरह ही चीन में फेंगशुई वास्तु होता है। भारत के वास्तुशास्त्र में घर की साज सज्जा, दिशा और कोनों का काफी महत्व है, वहीं चीनी वास्तुशास्त्र यानी कि फेंगशुई पूरे ब्रह्मांड और पर्यावरण के बीच ऊर्जा के संतुलन के बारे में है। फेंगशुई शास्त्र जल व वायु पर आधारित है। फेंगशुई के उपाय करके घर के वास्तु दोष संबंधी तमाम तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। वास्तु का अर्थ होता है वस्तु और शास्त्र का अर्थ है ज्ञान। वहीं फेंगशुई चीन भाषा का शब्द है फेंग यानी वायु और शुई मतलब पानी। फेंगशुई चीन की धार्मिक किताब टायो पर आधारित ज्ञान है। इसमें कई चीनी दार्शनिकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि किस तरह से ऊर्जा का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक होता है और प्राकृतिक शक्तियां किस प्रकार जीवन पर व्यापक प्रभाव डालती है। चीन में इस प्राकृतिक शक्ति को ची कहा जाता है। चीनी विद्वान ची को यिन और यांग ऊर्जा के साथ जोड़कर देखते हैं। फेंगशुई में इस बात का जिक्र है कि पूरे संसार का संचालन यिन और यांग दो ऊर्जाओं के द्वारा होता है। जब ये दोनों ऊर्जा मिलती है तो एनर्जी फ्लो कराती है, इस एनर्जी को ही ची कहा जाता है। अच्छा यार, तूने हिंदू शास्त्रों और पुराणों के साथ साथ अब अलग अलग देशों के ग्रंथों के बारे में भी पढ़ना शुरू कर दिया क्या? पीयूष ने कहा। हाँ यार, कर दिया, क्योंकि वह कहते हैं ना ज्ञान जहां से मिले बटोर लेना चाहिए, कभी ना कभी किसी काम तो आ ही जाता है। वैसे तुम्हें एक और बात बताओ वास्तुशास्त्र के बारे में। हाँ बता, अनन्या ने कहा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा वाली दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा को फेंगशुई वास्तु में अशुभ माना गया है और हमारे हिंदू शास्त्र में भी दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। विज्ञान के अनुसार भी इस दिशा में नेगेटिव एनर्जी होती है। चल बढ़िया, अच्छा हुआ तूने बता दिया, अब कभी भी अपने घर की घड़ी को दक्षिण दिशा में नहीं लगाऊंगा, पीयूष ने कहा। महेंद्र सिंह अपने नौकर लालू के साथ मेघनाथ मंदिर पहुंच गए थे। वह दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर के अंदर पंडित सुशलाचार्य के 3 शिष्य आदित्य, निर्मल और नीरज गर्भगृह में बैठे हुए थे। महेंद्र सिंह बारी बारी तीनों पुजारियों को प्रणाम करता है। महेंद्र सिंह मंदिर के अंदर स्थापित स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करता है, उसकी परिक्रमा करता है और तीनों पुजारियों के पास आकर रुक जाता है। कैसे हैं महेंद्र सिंह जी आप? निर्मल पुजारी ने कहा। अब आप ही बताइए कैसे होगे पुजारी जी? हम आपको तो सब कुछ पता है कि गांव में आसपास क्या चल रहा है, आपसे कोई बात छुपी है क्या? बस उसी समस्या का तोड़ चाहिए हमें, महेंद्र सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्षमा कीजिएगा महेंद्र सिंह जी, इस समस्या का तोड़ तो हमारे पास भी नहीं है। इस समस्या का तोड़ तो सिर्फ हमारे गुरु पंडित सुशलाचार्य के पास ही है, आदित्य पुजारी ने कहा। तो फिर आप लोग बुलाते क्यों नहीं उन्हें? 1 साल हो गया, कितने खून हो गए हैं गांव में, जब पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा तब आप लोग उन्हें बुलाएंगे क्या? महेंद्र सिंह ने आक्रोश में कहा। आप गुस्सा मत कीजिए महेंद्र जी, हम समझते हैं आपकी बात को। हमारे गुरुजी तो मठ से कब से निकल गए हैं यहाँ पर आने के लिए, पर अब तक वह पहुंचे ही नहीं है।
आप तो जानते हैं वह साधु संत इंसान है, जब जो मन चाहे वह करने लगते हैं, शायद किसी तपस्या या शक्तियों के लिए कहीं पर तप कर रहे होंगे, निर्मल पुजारी ने कहा। तो आप प्लीज उनसे संपर्क कीजिए और जल्दी से जल्दी उन्हें यहाँ पर बुलाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि जब तक वह यहाँ पर आए तब तक सब बर्बाद हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, हम आज ही अपनी शक्तियों के द्वारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, आदित्य पुजारी ने कहा। जी, जब तक आप ये कलावे लीजिए और इसे गांव के घरों के दरवाजों पर बांध देना, निर्मल पुजारी ने कहा। पर यह कलावे तो मैं बलमाटोला गांव के हर घर के दरवाजे पर बंधवा चुका हूं। ये बलमाटोला गांव के लिए नहीं है महेंद्र जी, यह आपके गांव दास गांव के लिए है। अब आपका गांव भी खतरे से खाली नहीं है, आदित्य पुजारी ने कहा। क्या कहा? दास गांव भी खतरे से खाली नहीं है, पर मेघ का दूसरा दरवाजा कहाँ खुला है जो वह चुड़ैल दास गांव में प्रवेश करे और वहां के लोगों को अपना शिकार बनाए। दरवाजा ना खुला तो क्या हुआ, उस चुड़ैल के पास बहुत शक्तियां हैं, वह किसी को अपना शिकार भले ही ना बना सके पर वहां के लोगों को गायब जरूर करा सकती है। क्या? हाँ, इससे पहले भी जब वह चुड़ैल मेघ गांव में कैद थी तो उसने अदृश्य तरीके से बलमाटोला गांव के सरपंच तेज बहादुर को मार दिया था तालाब के किनारे। तो आप ही बताइए वह क्या नहीं कर सकती, अब तो वो लोगों को मार मार कर और ताकतवर हो गई है, निर्मल पुजारी ने कहा। आपको पता है महेंद्र जी, ये चुड़ैल जो है जैसे जैसे अपना शिकार करते जाती है और ताकतवर होते जाती है, आदित्य पुजारी ने कहा। ये आप क्या बोल रहे हैं पुजारी जी, आप तीनों कुछ करते क्यों नहीं, आप उस चुड़ैल को क्यों नहीं रोकते? हमारे पास उतनी शक्तियां नहीं है कि हम उस चुड़ैल से लड़ सके, इसलिए हम हमारे गुरु सुशलाचार्य का इंतजार कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, अभी अशुभ काल चल रहा है, इसलिए अपने लोगों का और गांव का ख्याल रखिए, कोई भी कदम बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है, आदित्य पुजारी ने कहा। ये लीजिए, और जैसा मैंने कहा था ये कलावे आपके गांव के प्रत्येक दरवाजे पर बांध देना, ये कलावा उस परिवार की रक्षा करेंगे, बस उनसे कहना घर से बाहर न निकले। जी पुजारी जी। महेंद्र सिंह कलावे का गुच्छा पुजारी जी के हाथ से लेकर अपने नौकर लालू को देता है और वहां से चले जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।